हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंशना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर एमपीपीएससी 2013 बैच। आई होप आप लोग घर पे होंगे। एक और झटका आप सबको लग चुका है। 3 मई के बाद अगेन 2 वीक्स के लिए हमारा लॉकडाउन बढ़ गया है। तो अब हमें पुनः मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हमें 17 मई तक घर पे लॉक रहना है और लॉक रहते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? तो आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। मैं आज आप लोगों की डिमांड पे सोशियोलॉजी का जो नया सिलेबस हमारे सेकंड पेपर में जुड़ा है, एमपीपीएससी मेंस 2020 के सिलेबस में जो सेकंड पेपर में सेकंड पार्ट जिसका हेडिंग बनाया गया है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, उसमें आपके यूनिट 4, 5 इन दोनों यूनिट्स के अंतर्गत आपका सोशियोलॉजी का थोड़ा थोड़ा पार्ट जुड़ा है। कुछ पार्ट पुराना है जो हमारा पहले पिछले 2019 तक के सिलेबस पे भी था, वो थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ चीजें आपकी समाजशास्त्र के इसमें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि समाज शास्त्र विषय लिखकर इस चीज को लोगों को डराने जैसी बात हो गई है। अरे समाज शास्त्र हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सोशियोलॉजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। हमारे दैनिक जीवन में हम जो क्रियाएं करते हैं उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन सोशियोलॉजी में होता है और उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे दिन प्रतिदिन की आपके डेली रूटीन की चीजें होती हैं उन्हें केवल और केवल लिखने का परिप्रेक्ष्य बदलता है। मतलब क्या है, चूंकि जीएस होता है, अगर लिखा रहता है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में हमारा आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और वहीं पर जब विषय विशेष के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो उसके जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, वो उस विषय विशेष के साथ जुड़ जाता है। अब जैसे लिख दिया गया है समाजशास्त्र, आप लोग भी विवाह जानते हो, आप भी वर्ण व्यवस्था जानते हो, आपने भी आश्रम व्यवस्था पढ़ी है, इतिहास में पढ़ी है। जो आप यहाँ पर सिलेबस में देख रहे हो इसमें से कुछ चीजें तो आपने इतिहास में पढ़ी हैं। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, ये जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें आपने इतिहास में पढ़ी है। लेकिन जब आप हिस्ट्री में इन्हीं सब चीजों को लिखते हो तो आपके लिखने की जो शैली होती है, आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, वो इतिहास विषय के हिसाब से होता है। उसी सब्जेक्ट को जब उसी मैटर को हम समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर समाज शास्त्र विषय नाम देकर हमारे लिए यह आपका जो पीएससी है ये आपको गाइडेंस दे रही है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है कि इस सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक उसने रखे हुए हैं उन टॉपिक्स में से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको आंसर लिखने का जो तरीका होगा वो आपका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ होगा। अब पहली बात तो मैं यहाँ पर आज सिंपल सा डिस्कस करना चाहूंगी कि आपको समाज शास्त्र का सिलेबस कहाँ कहाँ पर है। जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है जहां पर आपको सोशियोलॉजी के टॉपिक्स दिखाई देते हैं, तो वो आप सबसे पहले तो जो सीधे सीधे आपका यूनिट 4 में दिखाई दे रहा है, यूनिट 4 में आपका दिखाई देता है, लिखा हुआ है आपका सामाजिक समरसता के घटक, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी। अब ये जो है आपका सोशल हार्मोनी जो है ये हमारा सोशियोलॉजी का एक टॉपिक होता है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये सोशियोलॉजी है। उसके बाद आपका है सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट आपका है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इन्हीं 3 चीजों की मैं बात करूं, इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं। आपको सभ्यता भी पता होती है कि क्या होता है, आपको संस्कृति भी पता होती है कि क्या होता है, आपको भारतीय समाज की समस्त विशेषताएं पता है, आपको ये भी पता है कि समाज में समरसता लाने के लिए, सोशल हार्मोनी बने रहे, इसके लिए किस प्रकार से हमें रहना चाहिए और किस प्रकार से हमारे आचार व्यवहार होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको लिखने का तरीका आपका सोशियोलॉजिकल हो जाएगा, समाज शास्त्री हो जाएगा। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ये सब कुछ आपने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
मतलब जो आश्रम है वही चारों आपके रहेंगे, पुरुषार्थ वही चारों रहेंगे, वर्ण व्यवस्था में भी आप वही 4 वर्ण पढ़ोगे, संस्कार में भी आप वही 16 संस्कार पढ़ोगे, लेकिन इनका जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा। जाति व्यवस्था, समाज शास्त्र के अंतर्गत जाति व्यवस्था एक व्यापक सिलेबस लिया हुआ है। हमें जाति व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था के लिए आपके लियू ड्यूमे हैं या अन्य समाजशास्त्री विद्वान हैं, जिन्होंने, जैसे आपके मजूमदार मदान हो गए, इस प्रकार के कई विद्वानों ने जाति व्यवस्था पे बहुत सारा लिखा हुआ है। तो हमें जब यहाँ पे जाति व्यवस्था पढ़ना है तो समाजशास्त्री चिंतकों के आधार पर पढ़ना है, मतलब आपका जो जाति व्यवस्था है एक अच्छा खासा टॉपिक आपका बनेगा। इसके बाद आप देख रहे हो धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव। मत पंथ मतलब सेक्ट, रिलीजन। तो रिलीजन और जो सेक्ट होते हैं उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें पढ़ना है। अब आप बोलोगे धर्म तो हम सभी जानते हैं कि हमारा धर्म क्या होता है, रिलीजन हमारा क्या है, और पंथ भी हम सभी जानते हैं। मेरे ख्याल से मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि सेक्ट या धर्म जो हम कहते हैं कि मत पंथ, उसका मतलब क्या होता है कि कोई एक विचारधारा को धारण करने वाला होता है, उस विचार का प्रवर्तक होता है, और उस विचार के प्रवर्तक के जब बहुत सारे फॉलोअर्स या अनुयायी हो जाते हैं और वो थोड़ा सा स्थायित्व ले, पूर्ण स्थायित्व नहीं, लेकिन हाँ एक जो परिवर्तनशील अवस्था है और जो पूरी स्थायी अवस्था है, उन दोनों के बीच की अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो जो विचार हमारा होता है वो मत पंथ या सेक्ट की श्रेणी में आ जाता है। जैसे अगर आप अभी वर्तमान में देखो तो हमारे पास कितने हैं, कबीर पंथ, हम कहते हैं कबीर पंथ है, लोकायत है, तो ये हमारे सेक्ट कहलाते हैं, और इसी का जब स्थायित्व इसको मिल जाता है तो वो धर्म की श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। तो धर्म के नाम पे आप जानते हो कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, ये सब धर्म की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो आपके वैष्णव पंथ होता है, आपका वैष्णव संप्रदाय हो गया, आपका जो शैव संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है, कबीर पंथ, इस प्रकार के जो पंथ हैं, सेक्ट हैं, इन सब का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आप देख रहे हो कि लिखा विवाह की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ मैरिज। अब आप बोलोगे कि ये कोई पढ़ने वाली चीज होती है, हम हिंदू हैं तो हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते हैं, ईसाई ईसाई रीति रिवाज से विवाह करते हैं, जो आपके इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो अपने रीति रिवाज से विवाह करते हैं, बिल्कुल सही। विवाह की जो पद्धतियां हम दैनिक जीवन में देखते हैं उसी प्रकार से होती हैं, लेकिन समाज शास्त्र के विषय के अंतर्गत जब हम विवाह की पद्धतियां पढ़ेंगे तो हम उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। आपका अनुलोम विवाह पढ़ोगे, आपका प्रतिलोम विवाह पढ़ोगे, आप जो हम जितने भी विवाह के प्रतिषेध पढ़ते हैं, विवाह के प्रतिषेध आप लोग देखोगे ना, सपिंड विवाह नहीं होते हैं, सगोत्र विवाह नहीं होते हैं, आपके एक एक गांव के अंदर विवाह नहीं होते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर जाति विवाह की बात है। तो इतने सारी चीजें इसके साथ साथ में और भी बहुत से आपके विवाह से संबंधित आपकी जो पद्धतियां हैं, जो नियम है, जो श्रेणियां हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन यहाँ पर हमें करना है। और इस विवाह की पद्धतियों के अंतर्गत देखिए जो सिलेबस होता है, एमपीपीएससी बहुत छोटा सा लिख के छोड़ देती है, लेकिन उसके अंदर सिलेबस इतना ज्यादा होता है जहां से हमें क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 3 मार्कर, 3 नंबर के आंसर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन सभी चीजों के अंतर्गत। तो हम ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हिंदू विवाह भी पढ़ेंगे, ईसाई विवाह भी पढ़ेंगे, मुस्लिम इस्लाम विवाह भी पढ़ेंगे, जो हमारा जरूरी से जरूरी होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, अब मैं ये तो है आपका जो यूनिट 4 में चीजें दी गई हैं, यूनिट 4 में इसके बाद आपका जो दिया गया है वो आपका बताया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका 1952 में स्टार्ट हुआ था, आप सभी जानते हैं, इसको हम पढ़ते भी हैं। जब आप स्कीम्स पढ़ते हो या फिर आप पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो भी आप CDP पढ़ते हो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो भी आप CDP पढ़ते हो। उसके बाद आपका है प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो यहाँ पर ये एजुकेशन का पार्ट आपका जो लास्ट ईयर तक 2019 एमपीपीएससी के सिलेबस में था, अभी भी आपके यूनिट 3 में दिया हुआ है शिक्षा, तो उसके साथ आप पढ़ते हो, वही आपका एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगी कि एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। एजुकेशन जो है, शिक्षा है, हमारे सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र के विषय सूची के अंतर्गत आता है, उसका कंटेंट होता है। तो यहाँ पर चूंकि पार्ट
2 में हमारे समाजशास्त्र हेडिंग डाल दी गई है। तो जो ये शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूनिट 3 में जो हमारा शिक्षा का पूरा प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये सारी चीजें, तो इन्हें भी हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर ही हम इस यूनिट का भी अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 3 में जो शिक्षा है और यूनिट 4 में जो आपका सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ये शिक्षा पूरा का पूरा हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पंचायती राज। पंचायती राज, अब आप लोग देखिए पंचायती राज आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो, पॉलिटी में आप पंचायती राज पढ़ते हो, लेकिन सोशियोलॉजी में भी पंचायती राज पढ़ा जाता है। तो जब आपका पंचायती राज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट में पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ चाहता है कि आप जब पंचायती राज के बारे में बताएं तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बताएं। कंटेंट वही होगा, पंचायती राज का कंटेंट किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है। जो फैक्ट हैं पंचायती राज के वो हमारे पॉलिटी में भी वही होते हैं, वही हमारे सोशियोलॉजी में होते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में जब पूछा जाएगा तो वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में होगा, पंचायती राज के इम्पैक्ट के बारे में बात करेगा, पंचायती राज का ग्रामीण समाज के विकास में भूमिका की बात करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पर हमको पंचायती राज जो है इस प्रकार से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो एनजीओ है वो आप पिछले समय भी पढ़ रहे हो, 2019 तक के पीएससी में भी पढ़ रहे हो और यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। तो एनजीओ जो है आपका सेम वही, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इन सभी चीजों के जो आंसर रहेंगे वो पूरी तरीके से समाज शास्त्री रहेंगे। समाज शास्त्री किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से आंसर लिखने की बात करते हैं, वो पर्सपेक्टिव रहेगा, उसी आधार पर हम आंसर फॉर्मेटिंग यहाँ पर करेंगे। फिर आपका कि स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां। तो जब स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां मतलब जो हमारा रूरल डेवलपमेंट वर्तमान में हो रहा है, तो किन किन डायमेंशंस में हो रहा है, ताकि वो क्या सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर बन जाए। तो उस क्षेत्र में हमारा जो रूरल डेवलपमेंट जिन जिन डायमेंशंस में हो रहा है वो सारे के सारे हमारे जो नवीन आयाम है, जो न्यू डायमेंशंस है, उन डायमेंशंस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपका है कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट यहाँ पर क्यों आया है? एक्चुअली जो दहेज से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित विषय है, महिलाओं की समस्याएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, ये समस्त विषय जो होते हैं समाज शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुटुंब न्यायालय जब यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वो इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि जो पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं उन पारिवारिक समस्याओं को निपटने के लिए जो कुटुंब न्यायालय गठित किए गए हैं, कुटुंब न्यायालयों की भूमिका है, मध्य प्रदेश में कुटुंब न्यायालय क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या महत्ता हो चुकी है, उनकी उपलब्धि क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 4 जो है आपका वो इतना है। इसके अलावा मैं यहीं पर आपको यूनिट 3 जो मानव संसाधन विकास जिसका टाइटल दिया हुआ है, उस मानव संसाधन विकास में पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसका जो सेकंड है वो आपका दिया हुआ है वर्गों, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सामाजिक मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो आप बोलोगे कि ये तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, हमारा पहले भी ये जीएस पेपर सेकंड में पार्ट सेकंड का भाग रहा करता था, हम पढ़ भी रहे थे और सेम यूनिट अब यहाँ पर अभी भी है। अभी पिछले 2019 तक में किसी भी प्रकार से वहां पर सोशियोलॉजी शब्द विशेष का को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर सोशियोलॉजी जो है शब्द है, इस शब्द को जगह दे दी गई है। तो आपका जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वैसे भी सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज जो होते हैं वो समाज से संबंधित हैं और उन्हीं समाज से संबंधित इश्यूज को हमें यहाँ पढ़ना है। मैं बस यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी कि हमने यहाँ पर लिखा है इश्यूज, ठीक है ना, इशू, सोशल इशू। एक बात आप ये बताइए कि समस्या मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और इशू के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि इशू और प्रॉब्लम के बीच में क्या समस्या होती है, मुद्दा और समस्या,
इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर आपकी बात बहुत सिंपल सी है कि जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, ये आपकी व्यक्तिगत होती है, ये आपकी पर्सनल होती है। और यही जब मास को प्रभावित करने लग जाए, यही जब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करने लग जाए, तो ये आपकी मुद्दा बन जाती है। मतलब जब कोई समस्या सामूहिक हो जाए तो वो आपकी मुद्दा बन जाती है। तो यहाँ पर जब हम सामाजिक समस्या की बात करेंगे, तो यदि केवल और केवल मेरी समस्या है, मेरे साथ घर में घरेलू हिंसा हो रही है, मेरे साथ समाज में किसी गलत प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो वो केवल और केवल मेरी समस्या है। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार मुझसे ज्यादा महिलाओं के साथ होने लग जाए, तब वो क्या बन जाता है? सामाजिक मुद्दा। इसीलिए हम कहते हैं महिला उत्पीड़न जो है आपका, वो एक सामाजिक मुद्दा है। इसके अलावा बालकों से संबंधित हम बात कर रहे हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे के साथ कोई समस्या है, दैट इज माई पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी समस्या होगी। लेकिन वहीं पर जब बच्चों से संबंधित, जैसे आपका जो आपका बेगारी की समस्या चल रही है, भिक्षावृत्ति की समस्या आपकी चल रही है, बाल मजदूरी की समस्या आपकी चल रही है, बाल यौन शोषण की समस्या आपकी चल रही है, बाल बंधुआ मजदूरी की आपकी समस्या चल रही, तो ये सारी समस्याएं जो है ये पूरी की पूरी मास को प्रभावित करती हैं या आम जनता को प्रभावित करने लगती हैं। इस वजह से ये समस्या आपकी क्या मुद्दे के रूप में कन्वर्ट हो गई है और सामाजिक मुद्दे के रूप में, सोशल इश्यूज के रूप में हम इसे सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके अलावा वृद्धजन की समस्या, तो सीनियर सिटीजन, मेरे मम्मी पापा के साथ समस्या हो रही या मैं वृद्ध हो गई हूं, आई एम सीनियर सिटीजन, तो मेरे साथ जो समस्या होगी वो अलग हो जाएगी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल इशू, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा वृद्धजन भरण पोषण अधिनियम तक ला दिया गया है, वृद्धा आश्रम इतने सारे खुल गए हैं, तो ये आपका सामाजिक मुद्दा बन गया है। इसी प्रकार से आपका विस्थापित वर्ग के लिए हम देखते हैं, जैसे आपके पास मध्य प्रदेश में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हरसूद का एग्जाम्पल है आपका, कि पूरा का पूरा गांव विस्थापित हुआ है। इसी प्रकार से जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, कहीं पर आप देख रहे हो फैक्ट्री लग रही है, कहीं पर हमारी 6 लेन 4 लेन आपकी रोड बिछाई जा रही है, कहीं पर आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कहीं पर आपको क्या है फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, मेट्रो ट्रेन निकालने की बात की जा रही है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो ये सारे डेवलपमेंटल वर्क जो होते हैं, इन विकासात्मक कार्यों की वजह से यदि किसी भी प्रकार से जो जनता है वो विस्थापित होती है, तो विस्थापित होने के बाद उनका पुनर्वास किस प्रकार से हो रहा है और कितनी समस्याओं का सामना ऐसे विस्थापित वर्ग को करना पड़ रहा है, तो ये भी आम जनमानस की समस्या हो चुकी है। इस वजह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि निशक्त जन में आपके दिव्यांग जनों की बात आ जाती है कि उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी आपके असहाय या किसी भी वर्ग के लोग हैं, इनके से संबंधित जो समस्या होती है वो हम सामाजिक मुद्दे के रूप में पढ़ते हैं। और चूंकि यहाँ पर अगेन मैं आपको वही समझाऊंगी कि समाज शास्त्र विषय लिख दिए जाने की वजह से इन सभी चीजों का जो आंसर रहेगा वो आपका एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आंसर रहेगा, ना कि जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो कि हम बिफोर मतलब 2019 पीएससी तक हम देखते थे कि ज्यादा हम समाज शास्त्री चिंतकों के नाम को छोड़ देते थे कि नहीं ये तो हमारा जीएस का विषय है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने आंसर को और अच्छा और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए इन विषयों से संबंधित जो समाजशास्त्री चिंतक हैं वो एक दो चिंतकों को भी हमें याद करना है और उनको भी यहाँ पर हमें अपने आंसर में लाना है। इसके बाद में यूनिट 5 की बात करूंगी। यूनिट 5 में आप देखोगे तो अभी तक आप जो पढ़ते आए हो वही लगभग है। जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनांकिकी समाजशास्त्र की एक यूनिट होती है। अगर अपन एमए के सिलेबस की बात करें तो जनांकिकी का पूरा एक पेपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जनांकिकी है, जनसंख्या से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो भी आपका समाजशास्त्र का पार्ट बन जाता है। इसके बाद आपका जो सेकंड लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, ठीक है ना। तो आपका स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं, वैसे भी आप इसको एमपी में पढ़ते हो, एमपी के सिलेबस में हम एमपी की सभी जनजातियां पढ़ते हैं। वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि किस जनजाति के अंतर्गत कौन से रीति रिवाज होते हैं, कौन सी जनजाति
किस प्रकार के उत्सव मनाती है, कौन सी जनजाति का जो धर्म है वो कौन सा धर्म मनाती है, कौन सा त्योहार मनाती है, उसकी जो सामाजिक संरचना है वो कैसी। सामाजिक संरचना का मतलब ये कि वो पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, उसका जो परिवार होता है वो पितृवंशीय होता है, पैट्रियार्कल है या फिर मैट्रियार्कल है, वो किस प्रकार से, या मतलब किसी हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि वो कौन सी परिवार के या वंश को वो मानते हैं, उनके किनशिप कैसे होते हैं, उनकी जो नातेदारियां हैं वो कैसी होती हैं। ये समस्त बिंदुओं को हमें यहाँ पर पढ़ना है। आप एमपीजीएस में ये पढ़ते ही पढ़ते हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि जब एमपीजीएस में आप पढ़ते हो तो जनजातियों की विवाह की पद्धतियां आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की जो एक सिंपल वे में भी हम पढ़ेंगे कि जनजातियों की विवाह की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाती हैं, और कौन कौन से आपके, जैसे आपका जो घोटुल हो गया, आपका युवा ग्रह होता है, मतलब इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है, इंसेक्ट टैबू है आपका, निषेधक जो अगम की बात करता है कि किस प्रकार से परिहार है, परिहार से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, जो जनजातियों की जो संस्कृति है वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका देखिए आगे आप देखोगे तो आपकी महिला शिक्षा, अगेन जो वुमेन एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, फिर आपका पारिवारिक स्वास्थ्य। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं या हेल्थ के में आपके 2019 पीएससी तक के सिलेबस में पढ़ रहे थे, कुछ भी नया नहीं है। पारिवारिक स्वास्थ्य आप पढ़ रहे थे, जन्म मृत्यु संबंध पढ़ रहे थे, ये जो आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, आप कुपोषण पढ़ रहे थे, आप माल न्यूट्रिशन की बात आप पढ़ रहे थे, आप जो भी न्यूट्रिशन से संबंधित आपके गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आप पढ़ रहे थे, एंटीजन एंटीबॉडी आप पढ़ रहे थे, आप यहाँ पर संक्रामक और असंक्रामक ये सारा चीज आप पहले पढ़ रहे थे, वही चीज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और वर्ल्ड जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, ये हम पढ़ रहे थे। तो जो WHO है और हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं वो एज इट इज जो आप पहले पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़ोगे, वही नोट्स रहेंगे, नथिंग विल चेंज हियर। आपका जो चेंज होगा वो जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसका राइटिंग का जो स्किल है वो चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो सोशियोलॉजी है आपको ये समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर अपने एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में सोशियोलॉजी को पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आप और हम क्या सोचते हैं कि सोशियोलॉजी एक आर्ट का विषय है, आर्ट का विषय है, या फिर ये आपका सोशल साइंसेस के रूप में आता है। आप लोग क्या समझते होगे इस चीज के लिए? मेरे ख्याल से जिन लोगों ने सोशियोलॉजी में बीए या एमए किया हुआ है तो वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ हमने पढ़ा है कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, मतलब जो समाज शास्त्र है वो कला नहीं है, वो आपका क्या है, विज्ञान है। लेकिन एक बात बताइए कि समाज शास्त्र हम जैसे मानवों का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। उस समाज में हम और आप रहते हैं, हमारे और आपके बीच में जो हमारे संबंध, जो रिलेशंस बनते हैं, उन रिलेशंस के बारे में सोशियोलॉजी आपका स्टडी करता है। हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर होती है, मतलब जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना में आप बात करो तो एजुकेशन हो गया, आपकी हमारे बीच में जो विवाह की पद्धतियां हैं, परिवार है, ये सब हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स है, तो इनका अध्ययन करती है। हमारे बीच बनने वाली समिति और समुदाय का अध्ययन करती है, हमारे बीच होने वाली सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार की चीजों का अध्ययन करने वाला कोई विषय जो कि मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील व्यवहार का अध्ययन करने वाला कोई विषय विज्ञान कैसे हो सकता है? जो भी आप लोगों ने देखा है या पढ़ा है अभी तक, तो आप लोग यही समझते हो ना कि विज्ञान वह होता है जो कि तथ्यों के आधार पर जिसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान वह होता है जिसमें हम सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत जिस विषय में होते हैं वो हमारा विज्ञान होता है। हम चरणबद्ध तरीके से उसमें अध्ययन करते हैं, हम एक उपकल्पना बनाते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हम इस प्रकार के विषयों को विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, समाज शास्त्र ना तो पूरी तरीके से विज्ञान है और ना ही पूरी तरीके से कला है। समाज शास्त्र आपका विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगी। इसके बारे में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि सोशियोलॉजी क्या होती है। हम बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी क्या होती है पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम सिलेबस देख लिए हैं, आपने देखा है कि अभी सिलेबस में
कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ बताओ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो हम डायरेक्ट अपने सिलेबस में आएंगे, किंतु सोशियोलॉजी के लिए हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना है, जब सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैडम जबरदस्ती पढ़ा रही हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं रहेगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसके आधार पर हम अपने आंसर्स को फॉर्मेट कर पाएंगे। इस वजह से हम इतना थोड़ा बहुत जरूर पढ़ेंगे। आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे से, थोड़े थोड़े से, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया इशू और प्रॉब्लम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा ही थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको एक दो बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ, सोशियोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे माइनर जो डिफरेंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला डिफरेंस पूछने वाली हूं कि आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड फैक्ट। एंड ऑल्सो यहीं पे मैं आपको जोड़ दे रही हूं थ्योरी, ठीक है ना, मूल्य, तथ्य एवं सिद्धांत। इन तीन शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस आप समझते हो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो कि मूल्य से आप क्या समझते हो, व्हाट इज वैल्यू, फैक्ट से आप क्या समझते हो, तथ्य क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होती है। मैं आपको बताऊंगी वैल्यू, ये होती है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज की जब हम बात करते हैं तो वो आपका मूल्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के अपने बड़ों के, अपने मम्मी पापा के पैर छूना चाहिए, ठीक है ना, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी भी गरीब या कमजोर को सताना नहीं चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी व्हाट शुड नॉट बी। इस चीज की जब हम बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मूल्य या वैल्यू, ठीक है ना। अब जब हम फैक्ट की बात करें, आप मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग सुबह उठ के अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 50% पैर छूते हैं, तो जो 50% पैर छूते हैं दैट इज फैक्ट। क्या है का वर्णन, व्हाट इज, क्या है के बारे में जो बताता है, व्हाट इज की बात जो करता है, वो होता है आपका फैक्ट। जो है जैसा है उसको उसी रूप में अपनाना, उसको उसी रूप में बताना, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना, तो वो जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो आपका फैक्ट कहलाता है कि हाँ, मैं सुबह उठ के पैर नहीं छूता हूं या मैं सुबह उठ के पैर छूता हूं। कुछ लोग बोलेंगे छूना तो चाहिए लेकिन नींद ही नहीं खुलती है, और जब तक नींद खुलती है तो 12 बज जाते हैं, 12 बजे मम्मी पापा तो अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो हम पैर किसके छुएं। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो छूना चाहिए ये आपका वैल्यू है, ये हमारे वैल्यूज हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, और हम नहीं छू रहे हैं या छू रहे हैं ये हमारा फैक्ट है। ओके, तो ये आपका फैक्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यू और फैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे थ्योरी, सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज थ्योरी। तो आप लोग मेरे ख्याल से 7th क्लास से आप लोग प्रैक्टिकल करने लगते हैं, है ना। 7th क्लास से बिल्कुल छोटे छोटे प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में आ जाते हैं। हम बकायदा आपकी जो केसिकत्व का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, प्रिज्म वाला हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम सिद्धांत बनाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल की अपनी कॉपीज याद करिए किसी भी रूप में, अगर आप अभी अपने ग्रेजुएशन की भी याद करोगे तो आप देखोगे कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, आप एक उपकल्पना बनाते हो,
और उस उपकल्पना से संबंधित जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो भी आपके इंटीग्रेंट्स होते हैं, जो भी घटक होते हैं, उन घटकों को लेते हो और उसके बाद एक प्रोसेस बताते हो और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो, उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हो। और जब प्रूफ हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और जब वो प्रूफ हो जाता है, कहते हैं हेंस प्रूव्ड। आफ्टर दैट जब हम उसको प्रूफ कर चुके रहते हैं तो जो हमने हाइपोथेसिस या उपकल्पना बनाई थी उसे हम सिद्धांत के रूप में बोलने लगते हैं। मतलब क्या है, जो आपके घटक होते हैं, जो आपके इंटीग्रेंट्स होते हैं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, वो आपके फैक्ट होते हैं। इन फैक्ट के आधार पर जब हम उपकल्पना को सिद्ध कर देते हैं, सही सिद्ध कर देते हैं, तो हमारा सिद्धांत बन जाता है। मतलब सिद्धांत जो है वो फैक्ट के बेस पर, फैक्ट से ऊपर होता है, जो कि आपका सामान्य रूप से यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है और वो आपकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा ही वहां तक पहुंचता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो आपका सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। सार्वकालिक कैसे है, मतलब सभी टाइम पीरियड में वो उसी प्रकार का होगा जैसे आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपका कब उससे खोजा गया था, न्यूटन ने कब देखा था कि एक एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके पीछे वो बड़ा सोचने लगे कि ये किस फोर्स से गिरा। फिर वहां पर वो ग्रेविटी का फोर्स उन्होंने लाया। फिर उसके आगे उन्होंने और देखा कि दो पिंड आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, वो कैसे आते हैं, उनको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, जो दो पिंड हैं तो उनका कुछ मास होता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, तो दोनों पिंडों के बीच का जो मास है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है और वो जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस प्रकार से उन्होंने तब सिद्धांत दिया था, वो आज भी फॉलो हो रहा है। तो सिद्धांत जो होते हैं वो आपके सार्वभौमिक होते हैं, आपके सभी समय में वो रहते हैं, सभी स्थान में एक जैसे होते हैं। तो ये आपका सिद्धांत, इसीलिए कहा जाता है जिन विषयों में सिद्धांत जितने ज्यादा होते हैं वह विषय उतना ही वैज्ञानिक होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि आपका जो समाज शास्त्र है उसमें भी कुछ सिद्धांत हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो आपका सामाजिक विज्ञान है। सो फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि इसके आगे का जो भी आपको बताना है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँ, जिसमें हम सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले मेरा एक लेक्चर जो रहेगा वो आपका समाज शास्त्र क्या है उसके बारे में रहेगा और उसके बाद अपन सीधे सीधे अपने टू द पॉइंट सिलेबस पे आएंगे। लेकिन सिलेबस का जो क्रम रहेगा उसमें सभ्यता और संस्कृति को हम पहले पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपका है कि सामाजिक समरसता के घटक, इस सामाजिक समरसता के घटक को हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बाकी का सिलेबस पढ़ चुके रहेंगे। क्योंकि जब हम सभ्यता, संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह, आपके जाति व्यवस्था, इन सारे डायमेंशंस को पढ़ चुके रहेंगे, तभी हम सामाजिक समरसता के जो घटक हैं उनको बहुत आसानी से समझ लेंगे। मतलब जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक समरसता के घटक, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आप हम स्टार्ट जो करेंगे समाजशास्त्र क्या होता है और उसके बाद हम सीधे सभ्यता और संस्कृति पर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ, हमारा जो समाज शास्त्र का विषय जुड़ा है वो कितना है, क्या है और हमें किस प्रकार से पढ़ना है। बीच बीच में मैं आपको 2020 पीएससी के मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस प्रकार से हमको मेंस में अच्छे से अच्छा, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो बदल चुका है। पहले हम क्या करते थे, 3 मार्कर अलग थे, 6 मार्क्स के अलग थे, फिर 15 मार्क्स के अलग थे। अब जो हमारा नया मेंस का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग आ गया है। 3 मार्क्स में हमको 10 शब्द या एक पंक्ति में आंसर देना है। अब हमारे 6 मार्क्स की जगह 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो हमारी वर्ड लिमिट है वो हमारी हो गई 50 शब्द या फिर 5 या 6 पंक्तियां। इसी प्रकार से जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आया करता था अब वो रिड्यूस होके 11 मार्क्स का हो गया है। वहां पर शब्द सीमा भी कम हो गई है। पहले हम 15 नंबर में कितने लिखते थे, 300 शब्द लिखते थे, अब हमें घट के वो 200 शब्द हो गए हैं। मतलब हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है या जो हमारी लेखन शैली है, हमारे मेंस के आंसर फॉर्मेटिंग की जो रणनीति होगी वो पूरी तरह से बदली हुई होगी। तो इस सिलेबस के साथ साथ में हम वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वो सेपरेट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी। तो आई होप कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, नए लॉकडाउन सीजन 3.0 को और एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे बेहतर दिशा दीजिएगा।
थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।